अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है उसके अंदर हम ब्लड को डिस्कस करेंगे। ब्लड एक किस्म का हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू है जो कि फ्लूइड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा हेमाटोलॉजी जो होती है हमारे पास स्टडी ऑफ ब्लड, फिजियोलॉजी एंड ब्लड डिसऑर्डर, इसको हम कहते हैं हेमाटोलॉजी। इसके अलावा मेजर ब्लड जो होता है ये मेजर पार्ट होता है किसका, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का। ओके, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड यानी कि जो हमारे पास ब्लड जो हमारे सेल्स से बाहर हो, इसके अलावा वो हमारी ब्लड कैपिलरीज से बाहर हो, तो वो मतलब ब्लड कैपिलरीज के अंदर हो, वो हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है ना। तो वहाँ पर जो है ना वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का मेजर पार्ट होता है क्या, ब्लड। इसके अलावा फ्लूइड ऑफ लाइफ, इसको हम फ्लूइड ऑफ लाइफ कह सकते हैं बिकॉज इट कंटेन्स ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स। इसको फ्लूइड ऑफ ग्रोथ कह सकते हैं क्योंकि ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करवा रहा होता है हार्मोन्स और केमिकल्स, जिसकी वजह से हमारे पास ग्रोथ वगैरह हो रही होती है। इसके अलावा इसे फ्लूइड ऑफ हेल्थ कह सकते हैं क्योंकि ये कंटेन करता है क्या, इम्यून सेल्स। और इम्यून सेल्स का बेसिक क्या फंक्शन होता है वो हम आगे डिस्कस करते रहेंगे, लेकिन मैं एक ओवरव्यू दे देती हूँ। इम्यून सेल्स का ये काम होता है कि हमारे बॉडी के अंदर कहीं भी किसी किस्म का पैथोजन बैक्टीरिया वगैरह मौजूद है तो ये इम्यून सेल्स वहाँ जाके उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ ब्लड क्या है ना, प्रॉपर्टीज़ ऑफ ब्लड ये है कि ये इसका कलर जो होता है ना, आर्टीरियल ब्लड का कलर होता है ब्रिक रेड कलर, और वीनस ब्लड जो है उसका कलर होता है पर्पल बिकॉज ऑफ डीऑक्सी यानी कि उसमें ऑक्सीजन जो होती है ना नहीं प्रेजेंट होती, जिसकी वजह से उसका कलर जो होता है वो पर्पल हो जाता है। ओके, अब जिसका वॉल्यूम होता है न्यू बॉर्न के अंदर वो होता है 3 to 4 kg। सही है, 3 to 4 kg जो होता है वो बेबी का वज़न है। उसके अंदर हमारे पास 450 ml से लेकर 500 ml तक हमारे पास ब्लड का वॉल्यूम प्रेजेंट हो सकता है। और इसके अलावा अडल्ट मेल के अंदर 5 to 6 लीटर ब्लड प्रेजेंट होता है। ओके, पीएच जो होती है वो स्लाइटली अल्कलाइन होती है। इसको पीएच को बेसिकली याद रखना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। ब्लड की पीएच होती है 7.45 से 7.45, और इसके अलावा इसकी रेंज भी हो सकती है 7.38 से 7.42, लेकिन हम जो है नॉर्मली जो याद रखते हैं वो याद रखते हैं 7.45। इसके अलावा स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है ब्लड की, वो हमारे पास होती है स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है वो सेल की ग्रेविटी प्लस प्लाज्मा की ग्रेविटी, ये सब कुछ होते हैं, लेकिन इसको इतना ज़्यादा बेसिकली याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ना ही इतना ज़्यादा पूछा जाता है स्पेसिफिक ग्रेविटी वगैरह से रिलेट करता हुआ। लेकिन हम इसकी विस्कोसिटी याद कर सकते हैं। विस्कोसिटी जो होती है वो 4 to 5 टाइम्स मोर देन वाटर होती है, 4 से 5 गुना ज़्यादा होती है किसी के वाटर से। और हेमाटोक्रिट जो होता है ना वो क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ आरबीसीज। हेमाटोक्रिट हमारे पास क्या है, वॉल्यूम ऑफ आरबीसीज इन परसेंटेज इज़ कॉल्ड हेमाटोक्रिट। ये आपको डेफिनेशन अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए कि जो वॉल्यूम ऑफ हेमाटोक्रिट होता है ना, वॉल्यूम ऑफ हेमाटोक्रिट यानी कि वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ आरबीसीज इन परसेंटेज इज़ कॉल्ड हेमाटोक्रिट। वॉल्यूम ऑफ आरबीसीज इन परसेंटेज इज़ कॉल्ड हेमाटोक्रिट। ओके, नॉर्मल वैल्यू क्या होती है मेल के अंदर और फीमेल के अंदर। मेल के अंदर जो हेमाटोक्रिट की वैल्यू होती है वो 45% यानी कि 5.2 मिलियंस प्लस माइनस 0.3 मिली क्या नाम है मीटर पर क्यूबिक हो सकता है आरबीसीज प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर, मेल के अंदर। और 42% जो है यानी कि 4.7 मिलियन आरबीसीज प्रेजेंट होते हैं फ़ीमेल के अंदर। तो ये वैल्यूज़ आपको अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए, मेल के अंदर कितनी होती है और फीमेल के अंदर कितनी होती हैं। ओके, अब जो है हम तीसरी चीज़ डिस्कस करेंगे, फंक्शन ऑफ द फंक्शंस ऑफ ब्लड के अंदर हम सबसे पहले न्यूट्रेटिव फंक्शन होता है ना, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा होता है ब्लड के थ्रू, जो है न्यूट्रिशन ना पूरे उसमें सर्कुलेट कर रही होती हैं। ग्लूकोज हो गया है और फ्रक्टोज हो गया है, कुछ किस्म के कभी कभी लैक्टोज भी होता है, और बहुत सारे और भी जो है न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं वो ब्लड के थ्रू जो है वो फ्लो कर जा रहे होते हैं और बॉडी के सेल्स को दे रहे होते हैं क्या, न्यूट्रिएंट्स। इसके अलावा रेस्पिरेटरी फंक्शन होता है। रेस्पिरेटरी फंक्शन के अंदर ये क्या करता है, ये ऑक्सीजन को लेता है और टिश्यू सेल्स तक लेके जा रहा होता है, टिश्यू सेल्स से कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और वापसी लेकर आ रहा होता है। तो ये हमारे पास रेस्पिरेटरी फंक्शन परफॉर्म करवा रहा होता है, माइक्रोबिक या एनारोबिक और एरोबिक रेस्पिरेशन भी करवा रहा होता है इस तरीके से। और एक्साइटेटरी फंक्शन एक्सक्रीटरी फंक्शन क्या होता है इसका, ब्लड जो है एक्सक्रीटरी फंक्शन इस तरीके से लेके जा रहा होता है कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट भी इसके अंदर आ रहे होते हैं ना,
जितने भी टिश्यूज़ होते हैं ना वो सारा अपना एक्सक्रीशन जितनी भी होती है, लाइक यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, क्रेटिनिन हो गया, ये अमाइनो एसिड्स हो गए, सारे अमाइनो एसिड्स नहीं, अमोनियम वगैरह हो गया, ये सारा का सारा क्या होता है, ये सारा ब्लड में आता है। ब्लड में आने के बाद ये किडनीज़ में जाता है और किडनीज़ इसको वॉश आउट कर देती है जितने भी अनवांटेड या वेस्टेड प्रोडक्ट होते हैं। तो इसका एक्सक्रीटरी फंक्शन भी होता है ना, एक्सक्रीशन में भी ब्लड बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा होता है। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन्स हो गया, एंजाइम्स हो गया, जितने भी हार्मोन्स है जो हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड से आ रहे होते हैं, सारे हार्मोन जो है वो ब्लड के थ्रू ट्रेवल करके अपनी डिफरेंट ऑर्गन्स पे और ग्लैंड्स पर जाकर काम कर रहे होते हैं। एंजाइम्स वगैरह भी ये रिलीज़ कर रहा होता है, लेकिन एंजाइम के सिर्फ रेनिन एंजाइम होता है जो किडनी रिलीज़ करती है, वो भी हमारे पास क्या फंक्शन ऑफ ब्लड के अंदर आ जाता है कि वो भी एंजाइम को भी फ्लो करवा रहा होता है, कौन, ब्लड। इसके अलावा रेगुलेशन ऑफ वाटर बैलेंस, इसके अलावा ये वाटर को बैलेंस कर रहा होता है। क्या, रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस बैलेंस, हमारी जो बॉडी है उसकी पीएच को भी मेंटेन रखवा रहा होता है, ताकि अगर कहीं पर जो है पीएच ज़्यादा है तो वहाँ पे पीएच ज़्यादा होने की वजह से क्या ज़्यादा होगा, एच प्रोटीन ज़्यादा है ना, तो वहाँ से एच प्रोटीन को रिसीव करेगा और एक्सक्रीट आउट करवाने में, किडनी के पास जाकर एक्सक्रीट आउट करवाने में हेल्प करेगा। तो इस तरीके से इसका एसिड बेस बैलेंस में भी काम है। रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, इसके अलावा जो है ये बॉडी के टेम्परेचर में भी बहुत ज़्यादा रेगुलेशन कर रहा होता है। वो किसी तरह होता है कि अगर बॉडी का टेम्परेचर हाई है तो इसके अंदर रेगुलेट करवा रहा होता है। और इसके अलावा स्टोरेज फंक्शन होता है इसका, किसका, ब्लड स्टोर कर रहा होता है बहुत ज़्यादा चीज़ें, लाइक किसी भी किस्म के प्रोटीन्स होते हैं, एल्ब्यूमिन्स हो गए और ग्लोब्यूलिन्स हो गए, मायोग्लोबिन्स हो गए, ये सारे के सारे जो हैं ये स्टोर कर रहा होता है कौन, ब्लड। और इसके अलावा डिफेंसिव मैकेनिज़्म जो इसका बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा बहुत ही एक ख़ूबसूरत मैकेनिज़्म है, जिसे डिफेंसिव मैकेनिज़्म कहते हैं, वो भी हमारे पास ब्लड परफॉर्म करवा रहा होता है। ओके, अब जो है हम पढ़ते हैं आरबीसीज़। आरबीसीज़ होते क्या हैं बेसिकली? आरबीसीज़ हमारे पास क्या होते हैं? आरबीसीज़ हमारे पास जो होते हैं ये हमारे पास रेड ब्लड सेल्स जिन्हें कह सकते हैं, ये हमारे पास बाई कॉन्केव शेप की होते हैं ना। इनकी जो लेंथ होती है वो होती है 7.8 माइक्रोन मीटर, और इसके अलावा जो इनकी वेट होती है ना, ये डायमीटर जो होता है 2.5 माइक्रोमीटर। इसके अलावा जो है इनके जो बीच मिड साइड पर जो यहाँ पे जो बाइकॉन्केव डिस्क है, इसका जो मिड एरिया होता है ना, वहाँ पर ये इसका डायमीटर होता है 1 नैनोमीटर। ओके, 1 माइक्रोमीटर, सही है। अब जो हमारे पास मेल होते हैं ना, मेल्स के अंदर तकरीबन 25 लाख पर मिलीमीटर पर क्यूबिक मिलीमीटर 52 लाख पर क्यूबिक मिलीमीटर जो है आरबीसीज़ प्रेजेंट होते हैं। और फीमेल्स के अंदर 4.7 मिलियंस किलोमिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर प्रेजेंट होते हैं, सही है। और इसके अलावा जो है इनके अंदर थिक मेम्ब्रेन जो होती है वो इसकी थिक होती है, बहुत ज़्यादा थिक होती है। और इसका जो मटेरियल इनसाइड जो मेम्ब्रेन होता है, यानी कि जो सेल इसका साइटोप्लाज्म वगैरह होता है, वो बहुत कम कंटेंट में प्रेजेंट होता है और ये सिक्वीज़ हो जाते हैं ना। अगर इसकी सेल मेम्ब्रेन बहुत ज़्यादा है, सेल मेम्ब्रेन बहुत ज़्यादा थिक है, तो वो एक समझो कोई गुब्बारा है, उस गुब्बारे को अगर हम बहुत ज़्यादा फुलाते हैं तो उसके अंदर का कंटेंट, उसके अंदर बहुत ज़्यादा हवा हो जाती है। अगर उसको हम थोड़ा सा भी प्रेस करते हैं तो उसके फटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन अगर उसकी मेम्ब्रेन, अगर हम थोड़ा सा फुलाते हैं और उसकी मेम्ब्रेन जो है वो मोटी रहती है, थिक रहती है, अगर उसको हम दबाते हैं या सिक्यूज़ करते हैं तो उसमें कोई इफेक्ट नहीं आता, वो कोई डिस्ट्रॉय नहीं होती। तो इसी तरीके से एक आरबीसीज़ का एग्जांपल ले सकते हैं। आरबीसीज़ की मेम्ब्रेन जो होती है वो थिक होती है इसके, और जो मटेरियल होता है इनसाइड वो भी कम होता है, जिसकी वजह से अगर हम सिक्यूज़ करते हैं या उसे कहीं पे भी किसी भी बारीक सी कैपिलरी के अंदर से रन करना होता है तो वो इजीली रन कर जाता है। ओके, अब जो है हम फंक्शंस को डिस्कस करते हैं। इसका फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन होता है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो लेकर जा रहा होता है, किसका, आरबीसीज़ का काम। और तीसरा जो है एसिड बेस बफर के अंदर ये एक्ट कर रहा होता है, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं जो कि हाइड्रोजन आयन को भी, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड को कंबाइन कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक और जो लिखा है, हाँ, इसके अंदर क्या है, 100 ml ब्लड के अंदर 45 ml आरबीसीज़ होते हैं, और 100 ml आरबीसीज़ जो हैं वो तकरीबन 34 ग्राम हीमोग्लोबिन कैरी करते हैं। और इसी तरीके से 100 ml जो ब्लड है उसके अंदर 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होते हैं, और अगर 1 ग्राम हीमोग्लोबिन है वो 1.34 ml ऑक्सीजन कैरी करता है। तो 100 ml ब्लड जो है वो तकरीबन 20 ml ऑक्सीजन के कैरी करता है। ओके,
ये चीज़ थी जो मतलब ये इतनी बेसिक समझने वाली चीज़ है, लेकिन इतना इम्पॉर्टेंट नहीं होती याद करने के हिसाब से, तो आप ना याद करें तब भी चलेगा। लेकिन आप वाटर क्या नाम है इसके अलावा क्या नाम है कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट किस तरीके से होता है, वाटर के साथ जब कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन होती है तो ये बना लेती है H2CO3, और ये H2CO3 कहाँ बनता है, टिश्यूज़ के अंदर बनता है ना। तो ये टिश्यूज़ से जब ब्लड के अंदर आ जाती है H2CO3 की फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये जाती है लंग्स में ना। लंग्स में जाने के बाद वहाँ H2CO3 जो है दोबारा ब्रेक डाउन हो जाती है किसके अंदर, वाटर के अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लंग्स के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाती है, और वाटर जो है वो हमारे पास ब्लड के अंदर ही रह जाता है। और ये जो प्रोसेस हो रहा होता है कि ये वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन होना और ये ब्रेक डाउन होना, तो ये एक ही एंजाइम कर रहा होता है, वो होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। इसका नाम अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। क्या करता है ये, बेसिकली वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को कंबाइन करवा लेता है। सो यही था इसका कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट। और इसके अलावा जो एसिड बेस बफर होता है वो हमारे पास होता है हीमोग्लोबिन प्रोटीन। थैंक यू सो मच गाइस। आज के लेक्चर के अंदर हमने जो है बेसिकली ब्लड और ब्लड के फंक्शंस वगैरह देखी है, और इसके अलावा RBCs की शेप वगैरह देखी है। और बाकी का जो लेक्चर है या उसकी जो प्रोडक्शन होती है RBCs की, उसका लेक्चर हम अगले वीडियो के अंदर बनाएंगे और वो अपलोड कर दूँगी मैं, तो आप देख लीजिएगा। और प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। इसके अलावा जो है आप ये लेक्चर जो है वो आगे अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं। और प्लीज़ एक तो लेक्चर्स को पूरा सुना करें ना, ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट अच्छे से बिल्ड हो और आपको सारी चीज़ों का पता हो। थैंक यू सो मच गाइज़।